गोजो का सुइसाइड, नारुतो का डिजिमोन होना, सुकुना का कैनिबल होना, ये सब सुनकर क्या लगता है कि कैसे टाइप का वीडियो होने वाला है। पॉपुलर एनीमे की बात हो और उसमें जुजुत्सु काइसेन का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। जेजेके के अंदर बहुत मिस्ट्रीज छुपा हुआ है और आज मैं इस वीडियो में जेजेके का आइसबर्ग एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको आइसबर्ग वीडियोस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं बता दूं, इन वीडियोस में हम सबसे वेल नोन मतलब जाने वाले टॉपिक से लेकर सबसे लीस्ट नोन मतलब सबसे कम जाने जाने वाले टॉपिक को कवर करेंगे। 限界を超えた未来の自分をやってやるよ領域展開 जब जुजुत्सु काइसेन का वॉल्यूम 1 आया था तब हमें उसके फर्स्ट चैप्टर में ये पिक्चर देखने को मिला था। ये जुजुत्सु काइसेन का ऑफिशियल डबल पेज आर्ट वर्क है। यह मेन कैरेक्टर्स तो है ही, पर आप अगर अच्छे से देखो तो आपको इजिली सुकुना का मम्मीफाइड बॉडी दिख जाएगा। हमें पता है कि सुकुना को हेई निरा के पावरफुल सॉर्सरर्स ने डिफीट किया था और हमें ये भी पता है कि उसके 20 फिंगर्स कर्स ऑब्जेक्ट बन गए जिससे वो जिंदा रह पाया। पर जो सरप्राइजिंग था वो ये है कि सुकुना का बॉडी प्रिजर्व करके रखा गया था। आखिर उन सॉर्सरर्स ने सुकुना के बॉडी को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। एक और बात ये है कि इस पिक्चर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि सुकुना का राइट साइड ढका हुआ है, हमें बस उसका लेफ्ट साइड मतलब बाया साइड ही दिख रहा है। हमने सुकुना का ओरिजिनल फॉर्म भी देखा था जहाँ हमें उसके फेस का एक साइड हमेशा ढका हुआ दिखा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सुकुना के पास 4 आईज नहीं बल्कि 2 आईज हो जो कि उसके लेफ्ट साइड में है। पर ये थ्योरी गलत तब होता है जब काशिमो एंड सुकुना के फाइट के बाद सुकुना अपने ट्रू फॉर्म में आता है जहाँ हमें उसके पास 4 आईज दिखे थे। जुजुत्सु में कर्स एनर्जी ट्रेड्स एक रेयर फिनोमेना है। कुछ सॉर्सरर्स के कर्स एनर्जी सबसे अलग होता है, उनका ऑरा बाकियों से डिफरेंट होता है। इसके 2 ग्रेट एग्जांपल्स है किंजी हकारी एंड हाजिमे कासिमो। जब हकारी यूजी को पेल रहा था तब यूजी ने कहा था हकारी की कर्स एनर्जी का एक एज है एंड वो बहुत शार्प भी है। हकारी के अटैक से ऐसे फील होता है कि आपको एक कांटेदार बैट से मारा जा रहा हो। दूसरा है कासिमो जिसके अंदर हमेशा बिजली दौड़ता रहता है। अगर कोई कासिमो पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसको भी डैमेज पहुंचेगा और कासिमो लाइटनिंग को यूज करके भी अटैक कर सकता है जो कि उसको अपने एनिमीज के ऊपर गारंटीड हिट देता है। ब्लैक फ्लैश जुजुत्सु काइसेन का वो हमला है जिसको अचीव करने के लिए एक सॉर्सरर को 1 मिलियन सेकंड्स के अंदर एक हमले में अपना कर्स एनर्जी अप्लाई करना होता है। इससे उस हमले का असर दुगना हो जाता है और इससे सामने वाले ओपोनेंट को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। बहुत लोगों का मानना है कि ब्लैक फ्लैश का इंस्पिरेशन लिया गया है इन जैसे छोटे श्रिम्प्स से जो कि समुद्र के पानी के अंदर रहते हैं। इसके साइज पर मत जाना, ये श्रिम्प्स बहुत तेजी से वार करते हैं। इनके अटैक स्पीड बहुत ज्यादा है पर स्टिल हम थोड़ा सा डिले नोटिस कर सकते हैं और ये हाई स्पीड मूवमेंट्स एयर बबल भी क्रिएट करते हैं और ऐसे ही छोटे बबल्स हमें ब्लैक फ्लैश में भी देखने को मिलते हैं। माइटो ने कहा था कि उसके आइडियल ट्रांसफिगरेशन को रिवर्स कर्स टेक्निक से भी हील किया नहीं जा सकता। अब माइटो के इस स्टेटमेंट का 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो ये कि वो सच बोल रहा था और एक ये कि उसे लग रहा था कि वो सच बोल रहा था। पर माइटो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से इजीली अपने ट्रांसफिगरेशन को हील कर सकता है। सच्चाई तो ये है कि हमें नहीं पता कि माइटो सच बोल रहा था या फिर यूजी को और ज्यादा तरपाने के लिए झूठ बोल रहा था। मीवा कासुमी एक ग्रेट 3 सॉर्सरर है जो कि खुद को यूजलेस बुलाती है पर जेजे की कम्युनिटी में बहुत फैंस का मानना है कि आगे जाके मीवा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी क्योंकि उन्हें पता है कि गीगे आकुडामी 4 शैडोइंग के मास्टर है। अभी मीवा एक कलिंग गेम की प्लेयर है। वैसे मुझे भी देखना है मीवा का ट्रू पावर्स। प्रिजन रियल में एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिन हमें नहीं पता। अगर सिंपल वे में समझाओ तो ये एक इविल पोकेबॉल की तरह है जो कि किसी को भी अपने पॉकेट डायमेंशन में ट्रैप कर लेता है। इससे निकलना नामुमकिन है और किंजोकू ने इसका यूज किया था गोजो को ट्रैप करने के लिए इन शिबुया। गोजो प्रिजन रियल में ट्रैप हुआ था चैप्टर 91 में एंड गोजो अनसील्ड हुआ था मींस बाहर आया था चैप्टर 221 में। और हैरानी की बात तो ये है कि किसी और जगह के वजह गोजो ने अपना ज्यादातर समय प्रिजन रियल के अंदर गुजारा था। हकारी एक शार्क है। ये छोटे छोटे डिटेल्स का एक कलेक्शन है। हकारी बहुत ज्यादा गैम्बलिंग करता है मतलब जुआ खेलता है एंड ऑल्सो वो जुआ अपने डोमेन में भी यूज करता है। कार्ड शार्प एंड कार्ड शार्क एक इम्प्रेसिव प्लेयर होता है जो कि अपने हाई स्किल से क्विकली गेम में अपर हैंड अचीव करता है। बहुत लोगों का मानना है कि इसके साथ हकारी के शार्प कर्स एनर्जी का कोई कनेक्शन हो सकता है। ये स्पेसिफिक ट्रेड शार्क के स्किन को मिमिक करता है जो कि बहुत नुकीला होता है और ये भी पता लगा है कि ये सैंड पेपर जैसा फील होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यूटा का कर्स टेक्निक है कॉपी जिससे कि वो दूसरों के कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आखिर उसको अपने ओपोनेंट के टेक्निक्स को कॉपी करने के लिए किन किन कंडीशंस का जरूरत होता है। मतलब ऐसा क्या चाहिए होता है उसे जिससे वो उनके टेक्निक्स को कॉपी कर पाए। अब ऐसा तो नहीं है कि यूटा किसी के टेक्निक को देख खड़ी उसको कॉपी कर सकता है। हम इसका थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। शायद यूटा एंड रिका को अपने ओपोनेंट का थोड़ा पार्ट कंज्यूम करना पड़ता है उसके एबिलिटीज को यूज करने के लिए, या फिर शायद उनको अपने एनिमीज को टच करना होता है। ये भी हो सकता है कि वो अपने एनिमीज को कितना जानते हैं और शायद इसीलिए यूटा बीच लड़ाई में अपने ओपोनेंट्स के साथ इतना बात करता है जिससे कि वो उसके टेक्निक को कॉपी करने के लिए अपना स्पेशल कंडीशन पूरा कर पाए। और ये थ्योरी चैप्टर 251 के साथ बंक्ड हो जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि यूटा ने सुकुना का लास्ट फिंगर रिका को खिला दिया है जिससे कि वो सुकुना के मूव्स को कॉपी कर पा रहा है और ऐसे ही उसे हर मैच में एटलीस्ट थोड़ा सा ब्लड या फिर एक बाली या फिर छोटे से छोटी चीज मिल जाने पर भी वो टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। हाना कुरुसो एक कलिंग गेम की प्लेयर है जिसके अंदर एक पावरफुल एंटिटी है जिसका नाम है एंजल और इनका रिलेशनशिप बहुत हद तक यूजी एंड सुकुना के जैसा है। हमने पहली बार हाना को देखा था जब
उसने मेगुमी का जान बचाया था। जब हाना से पूछा गया कि उसने मेगुमी का जान क्यों बचाया, तब एंजल ने कहा कि उन्होंने मेगुमी का जान इसीलिए बचाया क्योंकि हाना एंड मेगुमी अतीत में, पर यहाँ हाना उस कन्वर्सेशन को काटते थी। इससे क्लियरली पता लगता है कि हाना एंड मेगुमी का अतीत में कोई रिलेशन रहा होगा। पर कुछ फैंस ने चैप्टर 59 को याद किया, जहाँ मेगुमी अपने दोस्तों एंड बहन को याद करता है। यासुहाची ब्रिज में जाने से पहले वहाँ एक छोटे बालों वाली लड़की ने मेगुमी के साथ फ्लर्ट किया था और बाद में पूछा था कि क्या वो अभी भी ब्रिज पे जा रहे हैं। सो क्या लगता है, क्या ये हाना थी? सुकुना का कैनिबल होना ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक फैक्ट है। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक, जो कि अपने प्रजाति को खाते हैं। हमें उड़ाओमे के बारे में बहुत कम पता है, पर जितना पता चला है उससे यही लगता है कि उड़ाओमे का सुकुना के साथ अतीत में कुछ कांड रहा होगा, मींस रिलेशनशिप रहा होगा। जब जेजेके के फैन बुक में गिगी अकुडामे से पूछा गया उड़ाओमे के बारे में, तब उन्होंने ये लिखा था, सुकुना भी इंसानों को खाता है पर उसके लिए उनको पकाना बहुत मुश्किल है, पर उड़ाओमे का कुकिंग का एक्सपीरियंस है। सुकुना का फेवरेट हॉबी है खाना खाना और उड़ाओमे की मदद से सुकुना एक अच्छा मील खा पाता है, क्योंकि उड़ाओमे इंसानों को सुकुना के लिए अच्छे से पकाकर तैयार करती है। ओ भाई, कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से बोल दिया। सो हमने आइसबर्ग के पहले लेयर को पूरा देख लिया। आप किसी भी थ्योरी को कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं आपका थ्योरी जरूर पढ़ूंगा। अब हम आइसबर्ग में और नीचे जाएंगे और जितना नीचे जाएंगे उतना ही ये डार्क होता रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट लेयर की तरफ। でも残念。私との相性最悪だよ。スレーチ法。友なり。 मेमोरी मैनिपुलेशन कर्स टेक्निक एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है और माना जाता है कि ये बस यूजी को ही यूज करना आता है। याद है जब यूजी टोडो से लड़ा था तब बीच में टोडो रुक गया था क्योंकि उसे ये लगा था कि यूजी उसका भाई है, और ऑल्सो टोडो को एक मेमोरी भी आया था जहाँ वो दोनों भाई भाई है, पर ये मेमोरी फॉल्स था और टोडो आज तक बिलीव करता है कि यूजी उसका भाई है। सिमिलर केस हमें सीरीज में आगे भी देखने को मिला था, जहाँ चूजो जब यूजी से लड़ रहा था तब वो भी रुक गया था क्योंकि वही सेम भाई वाली यादें उसको भी दिखाई दे रहा था। तो क्या सच में ये यूजी का कोई टेक्निक है? सेल्फ अवेयरनेस डोमेन एक्सपेंशन एक थ्योरी है जो कि इसके बारे में है कि डोमेन्स कैसे बनते हैं और कौन कौन बना सकता है एक डोमेन। आप जितना अपने आप को जानोगे और जितना आप सेल्फ अवेयर होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड आपका डोमेन भी होगा। इसीलिए हमने सुना है कि जब दो लोग अपना डोमेन यूज करते हैं तब जिसका डोमेन ज्यादा डिफाइंड होता है वो वाला डोमेन ही जीतता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिसको पता होगा कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं या फिर वो क्या बनना चाहते हैं, जैसे कि नानामी को ही देख लो, वो इतने स्ट्रॉन्ग है पर फिर भी आज तक एक डोमेन फॉर्म नहीं कर पाए। पर जब मेगुमी ने अपने गोल को समझा और अपना पूरा फोकस डोमेन एक्सपेंशन में लगाया तब जाके वो अपना डोमेन फॉर्म कर पाया। और जिसको पता है कि उसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, जैसे गोजो, हकारी और माहिटो, इनका डोमेन बहुत ज्यादा रिफाइंड है एंड स्ट्रॉन्ग भी। इस थ्योरी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इमोशन कर्स एनर्जी के लिए एक फ्यूल की तरह है, पर मैं ज्यादा शॉक नहीं होऊंगा अगर ये रियल हुआ तो। द कर्स एक काइंड ऑफ जोक है। जेजेके के कुछ कर्सेस स्पेसिफिक डर से बनते हैं, जैसे कुरोरोसी एक कॉकरोच कर्स है। पूरे जापान का कॉकरोच के प्रति फियर ने इस बीइंग को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था, और इसका मतलब ये भी हो सकता है ऐसा जरूर एक कर्स होगा जो कि इंसानों के कर्स के लिए डर से बना हो। मतलब जैसे लोग कॉकरोच से डरे थे तो उस डर से कॉकरोच कर्स बना था। अब जैसे इंसान कर्स यानी कि श्राप से डरेंगे तो ऑफ कोर्स एक और कर्स जरूर बनेगा। साकुराजिमा वोल्केनो कलिंग गेम का एक कॉलोनी है जहाँ हमने माकी को देखा था जो कि वहाँ गई थी नवंबर 14 को। नवंबर 13 2018 में साकुराजिमा में रियल लाइफ में एक वोल्केनो इरेप्शन हुआ था। लोगों का मानना है कि गेगे ने इसको स्टोरी में ऐड किया है जिससे कि वो ये दिखा सके कि जो गॉड वापस आ सकता है। किसे पता यार, टेंजन को जेजे के फैंस बुरा मानते हैं। I mean, बहुत लोग उसको इविल मानते हैं और हमें टेंजन के बारे में सच में बहुत कम पता है। और न्यू चैप्टर्स में तो किंजाकू के प्लान की वजह से टेंजन तैयार है सब खत्म करने के लिए। हाई ह्यूमन पोटेंशियल थ्योरी लोगों ने तब बनाया जब उन्होंने चैप्टर 116 में सुकुना का ये लाइन पढ़ा, जहाँ सुकुना ने जोगो से कहा था, ह्यूमंस, जुजुत्सु सॉर्सरर्स, कर्स स्पिरिट्स, तुम उनके मुकाबले बुरे नहीं हो जिनसे मैं 1000 साल पहले लड़ा था। इस लाइन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उस समय इंसानों ने पूरे जुजुत्सु को डोमिनेट किया था, शायद हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ में भी। पर मुझे लगता है कि ये एंशिएंट लोग ऑलरेडी बैडएस थे, और इस लाइन से हम ये भी जान पाते हैं कि कैसे ह्यूमंस और जुजुत्सु सॉर्सरर्स अलग अलग है। नाओया जेनिन का फाइट पढ़ने के बाद कुछ डिजिमोन फैंस ने अंदाजा लगाया कि शायद नाओया का डिजाइन एक ओल्ड डिजिमोन कैरेक्टर पर बेस्ड करके बनाया गया है जो कि है इन्फर्मोन। इन्फर्मोन के पास स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स है जो कि थोड़ा बहुत मैच करता है, और मुझे लगता है कि गेगा ने ये डिजिमोन का ही रेफरेंस दिया है क्योंकि हमने देखा था कि गोजो भी डिजिमोन का फैन है। ब्लैक फ्लैश इज सोल स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है कि आपका सोल जितना स्ट्रॉन्ग होगा और आप जितना अपने काम को लेकर पैशनेट होंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आपका ब्लैक फ्लैश आपके ओपोनेंट पर लैंड करेगा। हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में ही हमें ब्लैक फ्लैश देखने को मिलता है, शायद जब कैरेक्टर्स को सच में ब्लैक फ्लैश की जरूरत होता है या फिर वो बस अपने इनर सेल्फ का पावर शो करना चाहते हैं। ब्लैक फ्लैश तब होता है जब एक सॉर्सरर कॉन्फिडेंट एंड रेडी होता है। सो ये सोल का स्ट्रेंथ तो शायद नहीं है, जैसे हमारा यूजी अपने पैशन को फॉलो करता है और इसलिए वो ब्लैक फ्लैश इजीली यूज कर पाता है। और नानामी को देख लो, वो ज्यादा पैशनेट नहीं है, पर हमने देखा था कि उन्होंने एक बार में 4 बार ब्लैक फ्लैश यूज किया था क्योंकि उन्हें अपने स्टूडेंट्स को बचाना
बचाना था। चैप्टर 12 में हमें गोजो का एक लाइन दिखा था जहाँ उसने कहा था जल्द ही तुम्हारे शरीर पर निशान पड़ जाएंगे सुकुना के टेक्निक्स की वजह से। मेरी मानो तो गोजो पर हम भरोसा कर सकते हैं, खासकर तब जब बात हो टेक्निक्स की। अगर ऐसा सच में होता है और यूजी सुकुना के टेक्निक्स को सीखता है। अगर आप सुकुना के टेक्निक्स को नहीं जानते तो बहुत लोग कहते हैं कि सुकुना का टेक्निक्स है स्लैशिंग अटैक्स, जो कि है क्लीव एंड डिसमेंटल, पर शायद सुकुना दूसरों के टेक्निक्स को भी कॉपी कर सकता है या फिर ज्यादा ही कुछ अलग कर सकता है। हमें नहीं पता कि यूजी कब इन टेक्निक्स को अचीव करेगा या फिर यूज करेगा। ये लाइन सीरीज में कुछ ज्यादा ही पहले दिखा दिया गया था। प्रिजन रियल्म सच में बहुत मिस्टीरियस है और उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है उसका बैक साइड। असल में प्रिजन रियल्म का बैक एक बैक नहीं, ये एक पूरा अलग ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिजन रियल्म का एग्जिट है। जैसे कि सुकुना के फिंगर्स कर्स ऑब्जेक्ट है जो कि सुकुना से बने हैं, वैसे ही प्रिजन रियल्म में एक फिगर का क्रिएशन है जिसके बारे में हमने 1-2 बार सुना है, जिसको कि बुलाया जाता है मोंग केंसन नाम से। बहुत लोगों का मानना है कि प्रिजन रियल्म के अंदर मोंग केंसन का डोमेन है जो कि प्रिजर्व्ड है। मास्टर टेंजन ने कहा था कि उन्होंने प्रिजन रियल्म के बैक को सील कर दिया था जिससे कि वो इसको छुपा सके। तो क्या ये सच में मोंग का डोमेन ही है? तो हमने सेकंड लेयर को भी पार कर लिया है और अब तीसरे लेयर से जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने मांगा चैनल को बंद कर दिया है कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, पर इससे फायदा ये होगा कि अब मैं मेरे मेन चैनल पर फोकस ज्यादा कर पाऊंगा। सो दुखी होने की कोई बात नहीं, अब जल्दी से पानी पी लो क्योंकि हम अब एक्सप्लोर करने वाले हैं आइसबर्ग के तीसरे लेयर को। बाइंडिंग वाव के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है कर्स एनर्जी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना। सीजन 1 में सुकुना ने यूजी के ऊपर कंट्रोल पाकर उसका दिल ही निकाल लिया था बस उसको मारने के लिए। फिर से उसके हार्ट को ठीक करने के लिए यूजी ने सुकुना के साथ एक डील किया था, जिस डील के बारे में यूजी को कुछ याद नहीं है। सुकुना ने एक बाइंडिंग भाव बनाने के लिए कहा था यूजी को। अगर यूजी ये मान जाता है तो सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक से उसके हार्ट को हील कर देगा, पर बदले में सुकुना को यूजी के बॉडी का कंट्रोल मिल जाएगा पूरे 1 मिनट के लिए जब सुकुना एक्सटेंशन करेगा। ऑफ कोर्स यूजी ने मना कर दिया था, पर सुकुना ने फिर कहा था कि वो यूजी की बॉडी पर 1 मिनट के लिए कंट्रोल करेगा और किसी को नहीं मारेगा। और असल बात तो ये है कि यूजी को याद भी नहीं कि उसने ऐसा कोई बाइंडिंग भाव बनाया भी था और इसका हमारे बाकी साइड कैरेक्टर्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। सोचो आप यूजी के पास बैठे हो और सुकुना कह दे एक्सटेंशन और वो 1 मिनट होगा पूरा केओस, और ये यूजी को एक टाइम बॉम्ब बनाता है जो कि कभी भी फट सकता है। फोर्स्ड एवोल्यूशन एक ऐसा आइडिया है जिससे क्रिएचर्स नॉर्मल से ज्यादा तेजी से इवॉल्व होते हैं और यही शायद किंजाकू का प्लान भी है जो कि जुजुत्सु लैंडस्केप को फोर्स करेगा उनके लिमिट्स तक। सुकुना के टैटूज को लेकर जेजेके के फैंस ने बहुत थ्योरीज बनाया है। जैसे बहुत लोगों का मानना है सुकुना के शोल्डर्स पर जो टैटूज है वो उसके ओरिजिनल फॉर्म के बाकी 2 हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं। सुकुना के पीठ पर जो लाइन्स है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म के मसल मास को रिप्रेजेंट करते हैं और सुकुना के पीठ पर जो लाइन्स है वो शायद विंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि सुकुना एक चीरअप पर बेस्ड है, मतलब जरूर उसका पहले कोई एनिमल से कनेक्शन रहा होगा। ईगल, लायन एंड ऑक्स के साथ कोई कनेक्शन रहा होगा सुकुना का। मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार के लिए लायन एंड ईगल को हम मान भी सकते हैं, पर ऑक्स कहाँ है? शायद सुकुना के फोरहेड में जो टैटू है शायद वही ऑक्स को रिप्रेजेंट करता है। एक और थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता है कि सुकुना इन टैटूज में अपने अलग अलग कर्स टेक्निक्स रखता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि कैसे सुकुना के ओरिजिनल फॉर्म में उसके ऊपर कम टैटूज थे पर बाद में उसके ऊपर डबल टैटूज आ गए। क्या ये टैटूज ये दर्शाते हैं कि सुकुना के पास पहले ज्यादा बॉडी पार्ट्स थे, या फिर ये दर्शाता है कि यूजी एंड सुकुना का सोल एक ही बॉडी में है जो कि है यूजी के बॉडी में? क्या इसलिए ये टैटूज डबल हो गए थे? टोजी फुसिगुरो जिस आदमी ने पहली बार गोजो को उसके मौत के करीब ला दिया था, इसके लिए टोजी ने एक वेपन यूज किया था जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। हम इसे आइसो कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये एक डैगर है और इसके अंदर एक स्पेशल कर्स टेक्निक है जो कि दूसरे कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकता है। मतलब ये गोजो की इन्फिनिटी के बावजूद भी उस पर हमला कर सकता है। हमें बाद में पता चला था कि गोजो ने आइसो को खत्म कर दिया था और शायद ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा कि वो उसके लिए खतरा है, पर मुझे लगता है कि इस पावरफुल वेपन का एक छोटा टुकड़ा रह गया होगा। आइसो एक रियल जापानीज मिथ पर बेस्ड है जो कि साकुराजिमा वोल्केनो के पास है जहाँ माकी गई थी। हमने अभी अभी इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन के बारे में बात किया, पर अब हम टोजी के एक दूसरे वेपन के बारे में बात करेंगे जो कि है सोल लिबरेशन सॉर्ड, जिसको कि ऑल्सो गोजो ने खत्म कर दिया था, पर माकी की बहन माई मंड से पहले इसको वापस लाती है और इस सॉर्ड से माकी सीधा अपने ओपोनेंट के सोल पर हमला कर सकती है। इवन ये वेपन माहितो जैसे को भी इजीली मार सकता है। अब ये वाला पार्ट मुझे बहुत पीस ऑफ करता है। पहले ही कह देता हूँ माहितो मर चुका है, पर जब यूजी माहितो को कुत्तों की तरह भगा रहा था तब किंजाकू आकर एक पोकेमोन की तरह माहितो को कैच कर लेता है। सोचिए यार तुम, आखिर गीगा ने माहितो को यूजी के हाथों क्यों नहीं मरवाया? क्या पता सुकुना के साथ बैटल में हमें माहितो 100 HP के साथ आते हुए दिख जाए, जहाँ यूजी इस बार माहितो को कुत्तों की तरह एक बार फिर से पेलेगा या फिर उससे भी ज्यादा। अब देखो, माना जाता है कि प्रिजन रियल्म से आप बाहर नहीं निकल सकते, पर एक रास्ता है बाहर निकलने का, आपको मर जाना होगा। ये एक थ्योरी है जो कि जेजेके के फैंस ने बनाया था, पर हमें पता है कि कैसे ये थ्योरी फेल हो गया। पर इस थ्योरी के हिसाब से गोजो खुद अपना जान ले लेता एंड ये काइंड ऑफ बकवास था। गोजो क्यों ही ऐसा करेगा? गोजो
गोजो ऐसा बंदा नहीं है। और गोजो ने कहा था कि उसे अपने सारे स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, चाहे वो यूजी हो या फिर मेगुमी या फिर हो नोवारा। गोजो अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा करता है कि वो बहुत आगे जाएंगे। इस वाले थ्योरी के हिसाब से गोजो अंधा होने वाला था। हमें एनिमे में इसका कुछ फोरशैडो मिला था कि गोजो अपना एक आंख खो देगा। गोजो के आइस बहुत पावरफुल है। मेरे हिसाब से वो किसी को देखकर उसके कर्स टेक्निक को समझ जाता है, पर ये थ्योरी भी आगे जाके फेल हो जाता है। पर या इसका फोरशैडो तो हमें मिला ही था। किनजाकू ने अपने प्लान से पूरे जेजेके को बदल कर रख दिया था। किनजाकू ने यूजी को पैदा किया है। किनजाकू ने यूजी की माँ के ऊपर कंट्रोल करके यूजी के पापा के साथ घपाघप किया था, जिससे यूजी पैदा हुआ था। एंड किनजाकू जिसके ऊपर भी कंट्रोल करता है उसके सर पर स्टिचेस आ जाते हैं। और किनजाकू ने यूजी को पैदा किया है, और शायद इसीलिए ही यूजी नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, और शायद इसीलिए ही वो हजारों में एक था जो कि सुकुना का वेसल बन पाया और उसको कंट्रोल भी किया। किनजाकू ने एक पॉइंट पर यूजी को अपना बेटा बुलाया था। तो क्या किनजाकू को यूजी पर प्राउड है? क्या सच में वो एक माँ की तरह अपने बेटे यूजी पर प्राउड करता है? यूजी एंड चोजो असलियत में भाई है। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि शायद यूजी को कुछ टाइप का मेमोरी मैनिपुलेशन आता है, और मैं यहाँ उस थ्योरी को डिबंक करने वाला हूँ। चोजो ने यूजी को लड़ाई के दौरान कहा था कि उसके 3 पेरेंट्स थे। एक थी उसकी माँ, एक कर्स स्पिरिट एंड किनजाकू। उस समय किनजाकू नोरिटो सिकामो के बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। नहीं ये वाला नोरिटो सिकामो नहीं, ये वाला नोरिटो सिकामो जो कि एंशिएंट ब्लड डॉक्टर था। किनजाकू ने कर्स्ड वुम्स बनाया था अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके जब वो फेटल थे, पर ये प्लान उसका 9 बार फेल हो गया था, और शायद इसीलिए ही उसने डिसाइड किया कि वो कुछ अलग प्लान यूज करेगा। एंड फिर उसने यूजी को जन्म दिया उसके माँ के बॉडी को कंट्रोल करके। मतलब सोचिए यार, यूजी के माँ के अंदर किनजाकू एंड चोजो के बाप के अंदर किनजाकू, मतलब एक ही इंसान दोनों के अंदर था। तो क्या ये यूजी एंड चोजो को भाई नहीं बनाता? इस थ्योरी के हिसाब से टोडो किनजाकू का 11th चाइल्ड है, क्योंकि उसके फैमिली के बारे में हमें अभी तक नहीं पता, और शायद इसीलिए ही टोडो यूजी को अपना भाई समझता है। पर मैं इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करता। जब मेगुमी ने अपने डोमेन एक्टिवेट किया था रेजिस्ट्रार के खिलाफ, तब हमने उसके पीछे कुछ अजीब सा देखा था, जिसके अंदर से बहुत सारे धागे जैसा कुछ निकल रहा था। अब एक डोमेन में बायोलॉजिकल मैटर कोई अजीब बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए नाओया का डोमेन देखते हैं। नाओया एक मिसोजिनिस्ट है जो कि अपने माँ और बहन को हेट करता है, एंड हमें ये गुस्सा उसके डोमेन में साफ साफ दिखता है। पर मेगुमी का क्या? आखिर उसके डोमेन में ये चीज क्या है? मेरे हिसाब से ये एक बड़ा वर्टिब्रे है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि माहोरागा का है। माहोरागा को आप जानते ही होंगे, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी है पूरे जुजुत्सु काइसेन का। अगर माहोरागा और कुछ देर सुकुना के सामने टिकता तो शायद वो सुकुना को हरा देता। माहोरागा का एबिलिटी है अडेप्ट, और अगर आप इस पे कोई हमला करोगे तो वो आप पर वो हमला घुमाकर करेगा और आपसे अच्छा करेगा। तो ओके गाइस, हमने तीसरे लेयर को भी पार कर लिया है। मैंने अपने चैनल पर मेंबरशिप लाया है, जो कि आप चेकआउट जरूर करना। इस मेंबरशिप पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके सो अब हम आगे बढ़ेंगे आइसबर्ग के नेक्स्ट लेयर पे। 領域展開無料空所 हमें जेजेके में कलिंग गेम्स देखने को मिला था, जिसमें लगभग सारे कैरेक्टर्स ने हिस्सा लिया था। इसके लिए जापान में 10 बैरियर्स थे, और इसके अंदर चलता है सारे कैरेक्टर्स का बैटल रॉयल। किनजाकू ने बहुत सारे बाइंडिंग वाउस बनाए हैं बस कलिंग गेम्स को शुरू करने के लिए। एक वाव ये था कि किनजाकू खुद भी गेम का मास्टर नहीं बनेगा, इससे चीटिंग का कोई चांस ही नहीं है। सुनकर लग रहा होगा कि किनजाकू को इससे डिसएडवांटेज होगा, पर नहीं, इससे और ज्यादा तबाही होगा। मतलब किनजाकू के मरने के बाद भी ये गेम जारी रहेगा, एंड ये गेम अभी भी चल रहा है। ये है कोगाने। हर कलिंग गेम प्लेयर को उनका एक खुद का कोगाने मिलता है, जो कि उन्हें गेम के रूल और सामने वाले एनिमी के बारे में जानकारी देते हैं। कलिंग गेम का एक रूल ये भी था कि कोई भी प्लेयर अपने 100 पॉइंट से एक नया रूल ऐड कर सकता है, पर गेम मास्टर को अगर ये रूल ठीक लगे, मतलब अगर ये रूल गेम के खिलाफ ना हो, तो ही गेम मास्टर इस रूल को ऐड करेंगे। पर सवाल वही है, कौन है ये गेम मास्टर? बहुत लोगों का मानना है कि गेम मास्टर कोगाने खुद है। दूसरे थ्योरी के हिसाब से गेम मास्टर एंजल है। कलिंग गेम का एक पनिशमेंट है, जो कि है कोई भी रूल ब्रेक करने पर प्लेयर का कर्स टेक्निक रिमूव किया जाएगा। एंड या एंजल का पावर यही है। वेंजफुल स्पिरिट्स उन्हें कहा जाता है, जो इंसान मरने के बाद कर्स बन के वापस आते हैं। जुजुत्सु काइसेन में जब किसी सॉर्सरर को बिना कर्स एनर्जी यूज किए मारा जाता है, तब वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन के वापस आता है। जैसे रीका एक वेंजफुल स्पिरिट है, एंड नाओया एक वेंजफुल स्पिरिट है। इनके पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, और इसका मतलब ये 3 वेंजफुल स्पिरिट्स भी बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि क्लूज के हिसाब से यही लगता है। आत्मा और शरीर का कनेक्शन जुजुत्सु काइसेन में थोड़ा अजीब है। इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट कर सकते हैं। हमें ये जुजुत्सु काइसेन में बहुत पहले ही देखने को मिल गया था। जब सुकुना यूजी के बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, तब यूजी ने अपना मुंह पकड़ लिया था, जिससे कि वो सुकुना को रोक सके खुद को कंट्रोल करने से। और हमने देखा भी है कैसे एक सोल पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, जैसे टूजी ने किया था। हमने देखा था कि कैसे गेटो के सोल ने किनजाकू को रोकने का कोशिश किया था, पर फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। किनजाकू के गेटो के ब्रेन को चेंज करने के बाद भी गेटो का थोड़ा कॉन्शियसनेस बाकी था अपने बॉडी में, इसलिए किनजाकू ने कहा था कि आत्मा ही शरीर है और शरीर ही आत्मा है। बहुत लोगों ने ये थ्योरी बनाया था कि गेटो जरूर आगे जाके किनजाकू से अपने बॉडी
स्टोरी का कंट्रोल वापस लेगा, पर ये थ्योरी गलत हुआ। नंबर 9 एक 45 पेज का शॉर्ट स्टोरी है जिसको गेगे कुडोमी ने 2015 में लिखा था। जुजुत्सु काइसेन के भी पहले। ये स्टोरी एक लड़के के ऊपर है जिसका नाम था 9, जो कि तबाही मचा के दुनिया में शांति लाना चाहता है। ऑफ कोर्स वो हीरो नहीं है और ना ही विलेन। 9 बॉक्सेस समन करके लड़ता है। 9 थोड़ा गुस्से वाला है और थोड़ा इविल टाइप का बंदा है। ये गोजो एंड सुकुना जैसा है। 9 के हिसाब से दुनिया में सब चीजों के दो साइड है, जीना और मरना, सामने और पीछे, बनाओ और तोड़ो। हर चीज के दो साइड्स होते हैं। सामने वाला हिस्सा नॉर्मल होता है पर पीछे वाला हिस्सा सबसे छुपा हुआ एंड डेंजरस होता है, इंसानों की तरह। 9 के हिसाब से ह्यूमंस का दूसरा साइड है ईरी, जो कि बहुत सिमिलर है कर्सेस से। हम तो जानते हैं कि कैसे जेजेके के कर्सेस भी एक लाइफ फॉर्म है जो कि ह्यूमंस की ऑपोजिट है। ऐसे ही और भी पैरेलल्स है जेजेके और इस मांगा में। कर्स्ड रियल्म को ड्रीम और रियलिटी के बीच का स्पेस कहा जाता है। इसमें रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हमने बस किंजाकू को ही रास्ता ढूंढते हुए देखा है, वही बस यहाँ नेविगेट कर पाता है। हमें पता है कि किंजाकू बहुत पुराना सॉर्सरर है, इसलिए शायद वो यहाँ नेविगेट कर पाता है। नावा ने भी अपने मरने के बाद कर्स्ड रियल्म को देखा था, क्योंकि मरने के बाद वो वेंजफुल स्पिरिट बन चुका था। कहा जाता है कि नावा के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है, शायद वो ये कर्स एनर्जी सीधा सीधा कर्स्ड रियल्म से ला रहा हो। हमने देखा था कि कैसे गोजो ने एक ब्लैक लिक्विड से वेल क्रिएट किया था और कैसे रिका भी एक ब्लैक लिक्विड से निकली थी। टेंजन ने भी प्रिजन रियल्म को एक ब्लैक होल से निकाला था। हमें ये ब्लैक चीज तब भी दिखा था जब केटो ने अपने कर्स स्पिरिट्स को समोन किया था। हमने ये ब्लैक बबल तब भी देखा था जब माँ की मौत के करीब थी। हमने देखा है कि ब्लैक फ्लैश में से भी कैसे ब्लैक चीज निकलता है। ब्लैक फ्लैश कुछ तरीके का एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि कर्स्ड रियल्म कुछ टाइप का स्पेस है। ब्लैक फ्लैश का ब्लो इतना हार्ड होता है कि ये डायमेंशनल बैरियर को तोड़ देता है, जिससे कि थोड़ा डार्क कर्स एनर्जी रिलीज होता है। बैरियर, डोमेन एंड ब्लैक फ्लैश, इन सब को कर्स्ड रियल्म से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कभी सोचा है कि सुकुना मेगुमी में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? सुकुना ने शिबुया में भी अपने डोमेन को ज्यादा बड़ा नहीं किया था, जिससे कि वो मेगुमी का जान बचा पाए। एंजल एंड सुकुना मेगुमी में इंटरेस्टेड है क्योंकि वो कर्स्ड रियल्म से एनर्जी ले सकता है। गोजो ने भी कहा था कि मेगुमी आगे जाके गोजो को सरपास कर देगा। मेगुमी का डोमेन स्टिल अनफिनिश्ड है। मेगुमी जरूर आगे जाके कर्स्ड रियल्म को नेविगेट कर पाएगा, जैसे केंजाकू ने किया था। सुकुना ने जोगो से कहा था कि वो जोगो की हर बात मानेगा अगर जोगो उस पर एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो पाए तो। जोगो ने अपना पूरा कोशिश किया था, पर हमें पता ही है एंड में उसका क्या हालत हुआ था। फिर सुकुना ने डिसाइड किया था कि वो फायर से जोगो को मारेगा। जोगो ने सोचा था कि सुकुना का टेक्निक बस कटिंग है और सुकुना ने एक फायर एरो बनाकर जोगो को खत्म कर दिया था। पर इस फायर एरो को बनाने से पहले सुकुना कहता है ब्लैक बॉक्स ओपन। ऑफ कोर्स एक और डिफरेंस है गेगे के दूसरे मांगा 9 का। याद है मैंने कुछ मिनट्स पहले कहा था कि 9 बॉक्सेस समन करके लड़ता है। 9 अपने बॉक्सेस में से वेपन निकालता है और उन्हीं में से एक वेपन था बो एंड एरो, जो कि सुकुना भी जोगो के खिलाफ यूज करता है ब्लैक बॉक्स ओपन कह के। सुकुना ने ये एनीमे में नहीं कहा था, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाया। हमें पता है कि सुकुना कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको कभी अपना पूरा पावर यूज करने का जरूरत ही नहीं होता। जब उसने ब्लैक बॉक्स ओपन कहा था तब उसके पास एक फायर एरो आ गया था। इसका मतलब क्या है? क्या सुकुना फायर को भी कंट्रोल कर सकता है? और क्या उसके पास और भी कई ज्यादा टेक्निक्स है? टेक्निक रिवर्सल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं है। बहुत कम सोर्सर्स है जो कि पॉजिटिव एनर्जी यूज करके हील करते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय। जब आप अपने टेक्निक को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव एनर्जी से भरोगे तो इसका रिजल्ट अलग होगा। मतलब ये टेक्निक होगा रिवर्सल, जो कि आपके नॉर्मल स्किल सेट का ऑपोजिट होगा। जैसे गोजो अपने लिमिटलेस एबिलिटी से ब्लैक होल को क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि ब्लू होता है, और वैसे ही उसका टेक्निक रेड, जो कि रिवर्सल है, वो सब कुछ खुद से दूर करता है। ये ब्लैक होल का ऑपोजिट है। मतलब गोजो अपने ब्लू टेक्निक यानी कि लिमिटलेस से अट्रैक्ट करता है और अपने रिवर्सल यानी कि रेड से रिपील करता है। और फिर तो गोजो ने रेड एंड ब्लू को मिलाकर पर्पल बनाया था। और अगर कोई और सॉर्सरर है जिसके पास इतना मास्टरी है तो वो ऑफ कोर्स है सुकुना। सोचो जरा, अगर सुकुना का टेक्निक सब कुछ काटना है तो रिवर्सल जरूर जोड़ना होगा। ऑफ कोर्स ये हो सकता है क्योंकि सुकुना बेस्ट रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर भी है। तो हमने आइसबर्ग की 4th लेयर को भी पार कर लिया है। एंड या आई नो लास्ट वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर मैं फ्यूचर में जरूर से इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको अभी तक मजा आ रहा होगा वीडियो में। सो रेडी हो जाओ क्योंकि हम जाने वाले हैं आइसबर्ग के लास्ट लेयर में। 領域展開福間水氏 द बॉम्ब, ये शायद किंजाकू का प्लान था, हर सॉर्सरर को कलिंग गेम में लड़वा के स्ट्रॉन्ग करना और फिर वो ड्रॉप करेगा अपना बॉम्ब। अब आखिर ये बॉम्ब था क्या ये कोई युद्ध था या फिर कुछ और? मुझे लगता है ये था सुकुना, जो कि हमें पता ही है कि कितना तबाही मचा रहा है। सुकुना अपने डोमेन को एक्टिवेट करने के लिए जो हैंड साइन यूज करता है वो एक बुद्धिस्ट हैंड साइन है, जो कि इनमा यानी कि द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड हेल के लिए किया जाता है। बुद्धिज्म में एक हेल नहीं है बल्कि बहुत है। बुद्धिज्म में हेल के डिफरेंट लेयर्स है, गर्म और ठंडा दोनों ही। 8 मेजर हेल के नाम है, थॉट्स,
ब्लैक रोप, क्रशिंग, मोर्निंग, ग्रेट मोर्निंग, बर्निंग, ग्रेट बर्निंग एंड अनरेमिटिंग। ये 8 हेल्स सुकुना की एबिलिटीज हो सकता है और हमें बस पहले वाले को ही देखना होगा। सबसे पहला हेल यानी कि थॉट्स में भी 16 स्मॉलर हेल्स है। ब्लैक सैंड, बॉइलिंग एक्सक्रीमेंट, 500 नेल्स, हंगर, थ्रस्ट, कॉपर पॉट, मेनी कॉपर पॉट, स्टोन मिल, पस एंड ब्लड, ट्रायल बाय फायर, रिवर ऑफ एसेस, बॉल ऑफ फायर, एक्स, फॉक्सेस, फॉरेस्ट ऑफ सॉर्ड्स एंड कोल्ड। अब मैं इतना सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो चलिए अब इनमें से 3 का कनेक्शन देखते हैं सुकुना के साथ। ये रहा शॉर्टकट्स, एक्सेस एंड हैचेस एंड मेजरिंग फायर। तो क्या इसका मतलब सुकुना रीइंकार्नेशन है लॉर्ड ऑफ हेल एनमा का, और क्या वो थॉट्स के पावर को भी कंट्रोल करता है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब सुकुना के पास 16 हेलिस कर्स टेक्निक्स है। याद है मैंने टायर 1 में यूजलेस मीवा के बारे में बात किया था। मीवा के बारे में एक और पॉपुलर थ्योरी ये है कि वो एक वेसल है। तो चैप्टर 134 में मीवा ने कहा था कि उसकी माँ हमेशा उसके हेयर्स को ब्लैक ड्राई कर देती थी जिससे उसका नेचुरल ब्लू कलर छुप सके। हमने मीवा को कलिंग गेम्स में घूमते हुए भी देखा है और इस कॉलोनी में ही यूटा भी था और ये कॉलोनी बहुत डेंजरस भी था, पर मीवा फिर भी इस कॉलोनी में जिंदा कैसे थी? इस थ्योरी के हिसाब से मीवा एक एंशिएंट सॉर्सरर की वेसल है और इसलिए ही उसका हेयर ब्राइट ब्लू कलर का है और इसलिए ही शायद वो कलिंग गेम्स में सर्वाइव कर पाई। कभी सोचा है कि ये कर्सेस बस जापान में ही क्यों है? इसका एक्सप्लेनेशन हमें जितना मिला है ये इस वजह से है क्योंकि जापान के ऊपर टेंजन का बैरियर है, पर जापान के बाहर भी जरूर सॉर्सरर्स होंगे। जैसे यूटा अफ्रीका गया था वहाँ के सॉर्सरर्स को देखने के लिए और मोमोनिशिमिया की फादर अमेरिकन थी। ऑफ कोर्स जापान के बाहर भी कर्स बीट जरूर होंगे, पर गेगे ने ज्यादा फोकस जापान पर किया है। और ऑल्सो जापान का माइथोलॉजी हमें जेजेके में भी बहुत बार देखने को मिला है, इसका मतलब शायद हमें बाहर के देशों का भी देखने को मिल सकता है। यूकी सुकुमो के बारे में हमें बहुत कम पता है, पर ये मत भूलना कि ये एक स्पेशल ग्रेड थी। स्पेशल ग्रेड होने के लिए आपको इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि आप एक देश को अकेले डिस्ट्रॉय कर सको। ये गोजो एंड यूटा कर सकते हैं एंड ये गेटो भी कर सकता था क्योंकि वो कर्स स्पीड का पूरा आर्मी बना सकता था। बहुत लोगों ने ये थ्योरी बनाया था कि यूकी कुछ भी चीज को कंट्रोल कर सकती है, पर ये थ्योरी फेल हो गया था क्योंकि उसका पावर था ब्लैक होल बन जाना। जी हाँ, ब्लैक होल। चैप्टर 185 में हमें पांडा की स्टोरी के बारे में थोड़ा पता चला था। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें 3 ई हाई दिखाया जाता है। ये बेसिकली छोटे ग्रेप स्टोन्स होते हैं। हमें स्टोरी में दिखाया गया था कि प्रिंसिपल यागा ने एक मरे हुए बच्चे की आत्मा को एक कर्स कॉर्प्स में डाल दिया था और हाँ, उस कर्स का पर्सनालिटी उस बच्चे से बहुत सेम था पर थोड़ा सा कम। पांडा भी एक कर्स कॉर्प्स है पर वो डेफिनेटली बाकी कर्स कॉर्प्स से अलग है और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस भी। यागा ने कहा था कि कर्स कॉर्प्स को बनाने के लिए 3 सोल्स को एक बॉडी में डालना होगा जो कि एक दूसरे को हमेशा ऑब्जर्व करेंगे। इन सब से ये थोड़ा बहुत क्लियर होता है कि ये 3 ई हाई यागा के मरे हुए बच्चों के हैं। मतलब इतना समझ लो कि पांडा 3 मरे हुए इनोसेंट बच्चों के सोल से बना है। ये थोड़ा डार्क था। जुजुत्सु काइसेन में हर चीज आगे जाके कनेक्ट होता है। ऐसा कोई फालतू का टेक्स्ट बबल नहीं था जो कि कोई मैटर ना करे। याद है रेजी और मेगुमी का फाइट जहाँ रेजी ने अपना आखिरी वर्ड कहा था, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? आफ्टर ऑल तुमने मुझे मार डाला है, अपने भाग्य को अपने साथ खेलने दो और एक क्लाउन बन के मर जाओ। और रेजी मेगुमी को अपने बातों से कर्स करना चाहता था। हमने ये भी देखा है कि हाना ने मेगुमी को उसका फेटेड वन कहा था। लोगों को लगा था कि हाना मेगुमी की जिंदगी को बर्बाद कर देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिसने बर्बाद किया वो था सुकुना। इस थ्योरी के हिसाब से सुकुना एंड टेंजन ट्विन्स थे। सुकुना के पहले 4 हाथ थे और शायद सुकुना का कोई ट्विन भी था, पर सुकुना ने अपने ट्विन को खा लिया था और इससे ही शायद उसे 4 हाथ मिला था एंड ऑल्सो शायद इससे ही सुकुना को 4 आंखें भी मिला था। मैंने सोल और बॉडी का कनेक्शन कुछ देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था और इस हिसाब से सुकुना ने 2 सोल्स को एक ही बॉडी में रखा है। इस थ्योरी के अलावा भी एक और थ्योरी है कि टेंजन सुकुना का ट्विन है क्योंकि सुकुना के अलावा टेंजन के पास ही 4 आंखें हैं और टेंजन तो 2 से या फिर और कुछ साल बड़ा है सुकुना से। बहुत लोगों का मानना है कि सीजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जेजेके में। हम अगर सीजन्स के साथ जेजेके का कनेक्शन तैयार करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा डेथ, चेंज एंड रीबर्थ। याद करो जब सुकुना ने यूजी का दिल निकाल के उसको मार दिया था तब था समर, मतलब यूजी समर में मरा और फिर विंटर में यूटा ने यूजी को स्टैब करके मार डाला, पर फिर यूटा ने उसको हील भी किया था। मींस यहाँ डेथ एंड रीबर्थ दोनों हो गया। अब एंड में आता है स्प्रिंग जहाँ शायद यूजी अपना आखिरी सांस लेगा। ऑफ कोर्स अभी एंड बैटल चल रहा है सुकुना के साथ, हम कुछ कह नहीं सकते। आफ्टर ऑल ये बस थ्योरीज है। हमें पता नहीं कि बाइंडिंग भाव तोड़ने पर क्या होता है, आई मीन क्या सजा मिलता है। किंजाकू 1000 साल पुराना सॉर्सरर है और बाइंडिंग भाव तोड़ने का नतीजा उसे भी पता है जो कि बहुत ज्यादा क्रूएल है। इसलिए किंजाकू भी बाउंडिंग भाव के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। तो हो क्या सकता है बाउंडिंग भाव का पनिशमेंट, ये अभी भी अननोन है। आप में से बहुत लोग 4chan वेबसाइट को जानते होंगे, पर जो आपको नहीं पता वो ये है कि इसको बनाया गया है एक जापानीज फोरम 2chan या फिर 2 चैनल नाम के फोरम से इंस्पायर होके और इस वेबसाइट में क्रीपी स्टोरीज फैले हुआ है। एक इंटरव्यू में गेगे अकुडोमे ने कहा था कि सुकुना एक अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है। 2005 में 2chan में एक पोस्ट डाला गया था जिसका नाम था मोनोनोवे टेनगोकू और इसको र्यूमेन सुकुना भी कहा जाता है। इस पोस्ट में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की कहानी है। उस मिस्ट्री को एक बॉक्स मिला था जिसमें था एक ममीफाइड ट्विन जिसके थे 2 सर, 4 हाथ और 2 पैर। प्रीस्ट ने कहा था सारे वर्कर्स से कि जिनको ये बॉक्स मिला है वो मारे जाएंगे क्योंकि ये कर्स्ड है और ऐसा ही हुआ। एक एक करके सारे वर्कर्स मरने लगे, वो भी मिस्टीरियस तरीके से। इस बॉक्स में एक
कॉन्जॉइंट मतलब एक दूसरे से फिजिकली चिपके हुए ट्विंस थे, जिनको कि एक मोनोनोबे टेनगोकू नाम के आदमी ने एक फ्रीक शो से खरीदा था। मोनोनोबे टेनगोकू का उन ट्विंस के साथ अलग ही ऑब्सेशन था। एक रात वो बेसमेंट के अंदर गया और सबको चाकू से मार डाला, पर उसने उन ट्विंस को छोड़ दिया। एंड फिर मोनोनोबे ने उस दरवाजे को लॉक कर दिया, जिससे कि वो ट्विन भूखे पेट मर जाए, यानी कि ना खाने की वजह से मर जाए। मोनोनोबे वापस तब आया जब वो ट्विन मर गए थे। फिर उसने ट्विन के डेड बॉडी को मम्मीफाइड किया और फिर वो उस डेड बॉडी पर रिचुअल्स परफॉर्म करने लगा। अगर जेजेके के हिसाब से कहूँ तो मोनोनोबे सबसे पावरफुल कर्स ऑब्जेक्ट बना रहा था, यहाँ तक कि उसने उस मम्मी के पेट को एंशिएंट क्लैन के धोखेबाज लोगों के हड्डियों का पाउडर बना के भर दिया था। और फिर वो इस चीज को लेकर पूरे कंट्री में घुमा और उसके ऐसा करने के बाद ही जापान में बड़े बड़े दुर्घटनाएं घटे। ये स्टोरी जेजेके से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है। पहली बात की इस मम्मी को रियोमेन सुकुना कहा जाता था, पर सुकुना का भी बहुत बार ट्विन होने का दावा किया गया है। आई मीन सोचो, ये बहुत सिमिलर है और शायद किंजाकू को मोनोनोबे टेनगोकू से इंस्पायर होकर ही बनाया गया है। सो इसी के साथ हमने लास्ट लेयर को भी पार कर लिया। अब मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको जेजेके आइसबर्ग का पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। पार्ट 2 में और अच्छे थ्योरीज होंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।